नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम जिन 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, पहला है सरकार और बैंकों के बीच सीडी रेशियो को लेकर बढ़ता तनाव, जहां सवाल है कि क्या बिहार का जो पैसा है वो दूसरे राज्यों के विकास में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और क्या सिर्फ लोन बढ़ाने से रोजगार पैदा होंगे। दूसरा ये है कि नई गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026, जिसमें 100 करोड़ तक की सब्सिडी और 1 रुपए में जमीन देकर 25 नई चीनी मिलों का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरी खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो है पीएमसीएच के जो पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को हटाए जाने पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जहां अनुशासन को लेकर, प्रशासन को लेकर और राजनीति तीनों की चर्चा हो रही है। और इन सब विषयों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रामबंधु वत्स जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकार में जिस तरह से बैंकों को साफ मैसेज सरकार ने ये दिया है कि अब बिहार में लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाना होगा। अभी स्टेट का जो सीडी रेशियो है वो 60.21% है, यानी लोगों के 100 रुपए डिपॉजिट पर सिर्फ 60 रुपए का लोन जो है वो बिहार में दिया जा रहा है। तो सरकार का कहना है कि बाकी पैसा जो है वो दूसरे राज्यों में यूज हो रहा है, जिससे बिहार में इंडस्ट्री, बिजनेस और जॉब्स की जो ग्रोथ स्लो पड़ रही है। अगर बैंक्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं किया तो सरकार अपनी डिपॉजिट भी वापस ले सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोन बढ़ाने के साथ बिहार में इन्वेस्टमेंट और बैंकेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी बढ़ाना उतना ही जरूरी है। तो सर, क्या सच में बिहार के लोगों का जो पैसा है वो दूसरे राज्यों के विकास में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, या इससे लेकर राजनीति जो है वो ज्यादा हो रही है? और सरकार बैंकों पर दबाव बना रही है, लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा लोन देने से बिहार में रोजगार और उद्योग बढ़ जाएंगे? और आखिर बैंक बिहार के लोगों को लोन देने से कतरा क्यों रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से बिहार की जो बैंकें हैं जिसमें बिहारी लोगों का पैसा है, वो उसका बड़ा बड़ा हिस्सा बिहार से बाहर जाता है। अगर आप सरकार की बात माने तो 2 करोड़ 44 लाख करोड़ यानी 2.44 लाख करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक ने बिहार से बाहर पैसा भेजा है। तो ये पैसा बिहार के बाहर के राज्यों में, खासकर अगर आप दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे पैसा गया है। अगर ये बिहार में लगता तो निश्चित रूप से उद्योग बढ़ता। तो अगर ऐसे जो बिहार सरकार या कोई भी सरकार निवेशकों को अपने राज्य में बुलाती है और दूसरी तरफ अपने ही राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में चला जाता है, ये एक समस्या है। लेकिन इसको लेकर के बिहार सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है बैंकों के ऊपर और कहा है कि जिस बैंक का जो सीडी रेशियो है, अगर वो 50% से बढ़ा नहीं और 60% तक नहीं आया तो आने वाले समय में उन बैंकों में सरकारी पैसा जमा नहीं होगा। सरकारी पैसे का मतलब ये है कि जो सरकारी नौकरी करने वाले आदमी, नौकर पेशे वाले आदमी हो, उनका पैसा, या फिर किसी सरकारी परियोजनाओं में टेंडर लेने वाले लोग हों, उनका पैसा उन बैंकों में नहीं जाएगा। ऐसे कई बैंक्स हैं जिनका सीडी रेशियो आज भी 50% से कम है, जिसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईडीबीआई बैंक है और इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिनका सीडी रेशियो 50% से कम है। हालांकि कई ऐसे बैंक्स हैं जिनका सीडी रेशियो 60% के आसपास में है। वैसे बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बंधन बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। ये बैंक अच्छा खासा कर्ज लोगों को देते हैं। अभी बिहार का जो सीडी रेशियो है वो 60% के पास में है। इससे पहले बिहार का जो सीडी रेशियो था वो 50% के आसपास था और इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को लेकर के काफी इस सीडी रेशियो के मुद्दे को लेकर के चर्चा भी किया था। देखिए, बिहार में केवल लोगों का पलायन ही नहीं होता है, यहाँ से धन का भी पलायन होता है। जिस राज्य का सीडी रेशियो 50% के आसपास हो या उससे भी नीचे हो, इसका मतलब है कि यहाँ का पैसा बाहर भी चला जाता है और यही कारण है कि यहाँ के लोग भी चले जाते हैं। लोगों को यहाँ स्वरोजगार करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये मुद्दा प्रशांत किशोर का भी मुद्दा रहा और प्रशांत किशोर से पहले चिराग पासवान ने भी ये मुद्दा बिहार में उठाया था, क्योंकि यहाँ के ही पैसे से
खासकर दक्षिण भारत, केरल आदि में कई फैक्ट्रियाँ खुली हैं, हुँ, जिनमें बिहार के बैंकों के द्वारा पैसा भी गया है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में सम्राट चौधरी की सरकार ने ये पहल की है और उन्होंने बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने की हिदायत दी है। हालाँकि इस वक़्त बिहार का जो कुल औसतन जो सीडी रेशियो 60% है, ये कोई बहुत कम नहीं है। हुँ, हालाँकि कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है। जैसे महाराष्ट्र में 58% है, गुजरात में 86% है, कर्नाटक में 77% है। लेकिन अगर आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ 54% ही है। तो 60% कोई बहुत कम सीडी रेशियो नहीं होता है। लेकिन इसमें केवल बैंक को आदेश दे देने से ऐसा नहीं कि सीडी रेशियो का नहीं बढ़ना केवल बैंक की मनमानी है या केवल बैंक की नीति से तय होता है। ये सरकार इसके लिए सरकार बहुत हद तक जवाबदेह है, क्योंकि जहाँ पे रोज़गार खुलेंगे, जहाँ पे उद्योग धंधे खुलेंगे, वहीं के लोग कर्जा लेने जाएँगे। हुँ, बिहार में ऐसा अगर अगर मान लेते हैं कि अधिक संख्या में लोग कर्ज लेने जाएँ और उनको बैंक कर्ज ना दे, तब बैंक की गड़बड़ी है। यहाँ तो लोग रोज़गार धंधे की ओर बहुत कम बढ़ते ही हैं। तो जो लोग बैंकों से क लोन लेने की जो तादाद है, वो व्यावसायिक लोन लेने की, व्यक्तिगत लोन, मकान बनाने के लिए लोन आदि लोग ले लेते हैं, लेकिन व्यावसायिक लोन लेने की तादाद कम है। तो सीडी रेशियो तभी बढ़ सकता है, जिस राज्य में उद्योग धंधे भी बढ़े। देखिए 2005 से लेकर अब तक 2025 तक तो नीतीश कुमार की सरकार रही। उसमें कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सुधार हुआ, सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के भी बहुत हद तक प्रगति हुई है, हुँ, लेकिन रोज़गार नहीं बढ़ पाए। जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, तब तक बैंक कैसे कर्ज देगी? बैंक के सामने एक समस्या है हुँ, कि बैंक वहीं कर्ज देती है, जहाँ से बैंक ऋण की वसूली भी कर ले हुँ, और ऋण की वसूली वो कैसे कर पाएगी? अगर किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, तो हुँ, उसके नाम पे बैंक दे सकती है। बिहार में तो ज़्यादातर लोग जो लोन लेने जाते हैं, वो अपने ज़मीन के अगेंस्ट में लोन लेने जाते हैं और ज़मीन बिहार का एक ऐसा पहलू है, जो बहुत हद तक उलझा हुआ है। हुँ, बहुत ऐसे कई लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का जो ज़मीन है उनके नाम से ना उनकी दाखिल खारिज होती है, म्यूटेशन नहीं होता है, कई जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो पूरा नहीं होते हैं। ऐसे में बैंक के पास स्पेस ही बहुत कम है कि वो ऋण वसूली कैसे करेंगे? तो बैंक आँख मूंद के कर्ज दे करके उस पैसे को एनपीए में बदल देगा, उससे तो बैंक को हानि ही होगा। इसलिए इसमें सरकार को भी मुस्तैदी से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिया है, जो बैंकों को इस तरह की सलाह दी है या एक तरीके से हिदायत दी है कि आप अपना सीडी रेशियो बढ़ाइए, मुझे लगता है कि ये चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से प्रशांत किशोर का ने जो इस मुद्दे को उठाया था, उसी का ये प्रभाव है। मतलब आप आँख मूंद के अपने आप को प्रगतिशील न बना करके कम से कम सम्राट चौधरी को यहाँ रोज़गार धंधे को बढ़ाने के लिए कुछ पहल करने चाहिए। देखिए नीतीश कुमार का सुशासन रहा, एक स्थिर सरकार रहा। निवेशक या उद्योग धंधे वहीं पे खुलते हैं या निवेशक वहीं पे आते हैं, जहाँ एक तो सरकार की स्थिरता हो, यानी राजनीतिक स्थिरता हो और राजनीतिक स्थिरता से ही जुड़ा पहलू है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था जिस राज्य में बेहतर हो, उस राज्य के लोग स्वयं भी नौकरी की तलाश करने के बजाय खुद भी छोटे स्तर का या मध्यम स्तर का जो उद्योग है, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो कानून व्यवस्था तो यहाँ पे रही, लेकिन नीतीश कुमार 2014 के बाद की जो राजनीति नीतीश कुमार की रही, हुँ, जो कि अब 2026 से देखें तो एक बहुत बड़ा समय है, यानी पिछले 10 सालों का वो समय है। इसमें नीतीश कुमार को लेकर के एक संभावनाएँ रही कि वो पता नहीं कहाँ जाके सरकार बनाएँगे। कभी हुँ, एनडीए में, कभी महागठबंधन में। तो कहीं न कहीं यहाँ से राजनीतिक अस्थिरता जो है, उसका एक संकेत निवेशकों को मिला और हुँ, उसी के कारण यहाँ निवेशक आ नहीं पाए। अब सम्राट चौधरी आए हैं, बीजेपी की अपनी सरकार है। हुँ, निश्चित रूप से यह सरकार स्थिर है, राजनीतिक तौर पे यहाँ स्थिरता है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करना और उसके बाद ही वो उद्योग धंधों के लिए लोगों को आगे कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी व्यवसाय में जाना चाहता है, तो तरह-तरह के उसको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसमें लंबा समय और बहुत ही थकान होती है लोगों की। इसको भी सरकार को पारदर्शी बनाना चाहिए, सुलभ बनाना चाहिए। अगर सीडी रेशियो बढ़ाना है, तो हुँ, उन सभी उपायों को लेकर के सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, जो उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे, बैंक आँख मूंद के कोई माँगते चला जाए और पैसा नहीं देंगे। उसके लिए बिहार में एक लाइसेंस की प्रक्रिया है जो बहुत ही जटिल है। उसके अतिरिक्त जो बिजली है, अगर देखिए बिजली की जो तुलना होती है, वो 2005 से पहले की होती है। हुँ, अब आप इस समय कौन-सी सुविधाएँ मौजूद हैं, इसकी तुलना आप
केवल 2005 से पहले का जो बिहार, उसको मानक न बना करके बिजनेस मॉडल को मानक बनाइए कि क्या एक बिजनेस के लिए एक एक भारी उद्योग अगर कोई लगा रहा हो, उसके अनुरूप उसे बिजली मिलती है या नहीं, और उस दर से उसको बिजली मिलती है या नहीं। तो इस तरीके से सरकार को सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ क्रेडिट गारंटी स्कीम भी देना पड़ेगा, जिसमें जिसमें लोग और बैंक दोनों के बीच सरकार आए, दोनों के बीच एक कड़ी बने, ताकि बैंक को भी लगे कि अगर मेरा पैसा डूबता है तो सरकार उस व्यक्ति के जरिए दिलवा पाएगा। क्योंकि बैंक क्या कर पाएंगे, अगर व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो फिर आंख मूंद के पैसे कैसे दे पाएंगे। तो ये एक कड़ी है, ये इस कड़ी को सम्राट चौधरी को देखना पड़ेगा, और इस तरीके से एक माहौल बनाना पड़ेगा जिससे बिहार में उद्योग धंधों का विकास हो। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक तौर पे लोग लोन लेने जाएंगे तो सीडी रेशियो बढ़ेगा। हालांकि सीडी रेशियो बढ़ना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से पलायन हो रहा है, वो ये कहा जा सकता है कि बिहार में केवल ब्रेन ड्रेन ही नहीं हो रहा है, कैपिटल ड्रेन भी हो रहा है। बिहार से पैसे भी बाहर जा रहे हैं और लोग श्रमिक बन के जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार को उद्योग धंधे लगाने जैसे जो परिस्थितियां होती हैं, जिसके लिए सरकार जवाबदेह है, उस टास्क को अगर सरकार पूरा करती है तो मुझे लगता है कि बैंक जो हैं वो लोन देंगे भी, और फिर महाराष्ट्र और गुजरात की तरह बिहार का जो सीडी रेशियो है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिहार सरकार ने शुगर इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए नई गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 लागू की है, और नई शुगर मिल लगाने पर 100 करोड़ रुपए तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि सिर्फ 1 रुपए की टोकन अमाउंट पर 40 एकड़ तक ज़मीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी। एथेनॉल और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। पुरानी शुगर मिल और के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है। तो ऐसे में सरकार का जो टारगेट है वो 25 नई चीनी मिल शुरू करना है, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और किसानों को बेहतर मार्केट मिले, और राज्य में हज़ारों, जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि हज़ारों नए जॉब क्रिएट हो सके। तो सर, क्या इतनी बड़ी सब्सिडी और 1 रुपए में ज़मीन देने से सच में नए निवेशक बिहार आएंगे? क्या ये नई नीति से गन्ना किसान की आमदनी जो है वो बढ़ेगी, या फ़ायदा ज़्यादा जो है वो उद्योगपतियों को मिलेगा? क्या है कितना रियलिस्टिक है ये, और ज़मीन पर उतरने में सबसे बड़ी चुनौती इसमें क्या क्या हो सकती है? देखिए, आपने कहा कि जो सरकार की जो गन्ना नीति आई है उसका फायदा कौन लेगा, उद्योगपति लेंगे या किसान लेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि देखिए, जो नीति सरकार ने की है, 100 करोड़ की सब्सिडी देगी, 1 रुपये में 40 एकड़ तक जमीन दे देगी 30 साल तक। तो ये लुभाने वाला, निवेशकों को लुभाने वाला तो स्कीम है, इससे निवेशक आएंगे। लेकिन बुनियादी बात ये है कि तमाम इस सुविधाओं के बावजूद क्या वो गन्ना खरीद पाएंगे बिहार से? जहां वो चीनी मिल लगाएंगे उसके आसपास, यानी 30-40 किलोमीटर के रेडियस में किसान, गन्ना उत्पादन करने वाले किसान होंगे। अगर ऐसा होगा तो वहां के किसानों को भी लाभ होगा, किसानों को भी अपना एक बाजार मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी बिहार में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को उस तरीके का बाजार, सुविधाजनक बाजार नहीं है, उनको भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो गन्ना उत्पादन करने वाले जो कंपनियां हैं, जो चीनी मिल लगाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको बहुत ही नजदीक से गन्ना भी मिल जाएगा। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी है कि जो सिंचाई की समस्या, खासकर नहर आदि, बरसाती पानी और नहर और नदी से जो भूमि सिंचित होता है, खेतिहर जमीन, ये तो साल दर साल कम ही रहा है। भूमिगत जल से भी जो सिंचाई हो रही है उसमें भी भारी गिरावट आई है। पिछले 2-4 सालों में तो और गिरावट आई है। खासकर आप दरभंगा आदि क्षेत्रों को देख लें, और मगध क्षेत्र में, पटना में भी भूमिगत जल में जिस स्तर की कमी आई है, तो वहां पे किसानों के लिए गन्ना उत्पादन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी भी पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, गोपालगंज में, समस्तीपुर में गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में गन्ना उत्पादन तो पटना और मगध के इलाकों में भी भरपूर होता था। अगर आप देखें 2005 से 2006 में बात करें तो 2.52 लाख हेक्टेयर जमीन पे गन्ना उत्पादन होता था, जो घट के 2024-25 में 2.30 लाख हेक्टेयर जमीन पे हो रहा है। तो गन्ना की खेती करने में किसानों की जो रुचि है वो
सिंचाई की जो असुविधा है, इसके कारण बहुत ही उनकी जो रुचि वो घट रही है। ऐसे में चीनी मिल कहाँ पे खुलेंगे? अगर चीनी मिल जहाँ खुला, वहाँ 30, 40, 50 किलोमीटर की दूरी पे उनको जितना गन्ना चाहिए उतना गन्ना नहीं मिल पाता है, तो लाज़मी है फिर गन्ना की तस्करी होगी। पहले भी देखा गया है, कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जो स्थानीय किसान हैं, वो अपना गन्ना बेच नहीं पाते हैं और वही जो चीनी मिल का मालिक होता है, वो दूसरे राज्यों से गन्ना ले आता है। तो यहाँ पे एक जो गन्ना तस्करी का भी स्पेस है, अगर स्थानीय लोग का भरपूर उत्पादन नहीं हुआ तो हो सकता है। दूसरी बात ये है कि किसान चाहे जितना भी उत्पादन कर पाए, ये गारंटी सरकार दे कि कोई भी किसान गन्ना चाहे जितना भी उत्पादन कर पाए, उसको उसके नजदीकी जो चीनी मिल है उसको खरीद लेगी या नहीं, ये भी गन्ना उत्पादन नीति में ये भी एक हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि गन्ना में केवल आप पूंजी जो कंपनी खोलने वाले लोग हैं, कंपनी के मालिक लोग हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, कुछ गारंटी किसानों को भी देनी चाहिए ताकि वो किसान उत्पादन को लेकर के उत्साहित हो पाए। देखिए, गन्ना की खेती जो होती है वो 1 साल लगातार होती है। बिहार में 1 साल में 2 फसल होता है। धान की भी होती है, गेहूं की भी होती है, दलहन आदि की भी हो जाती है। 1 साल में 2 फसल होता है। गन्ना, जिस खेत में गन्ना लग गया, 1 साल में 1 ही फसल केवल गन्ना होगा। उस पे भी अगर किसान को कोई गारंटी ना दे कि आपका जो नजदीकी चीनी मिल है वो उसको हर हाल में खरीद लेगा, तो हतोत्साहित हो जाएंगे। क्योंकि इसमें पटवन यानी सिंचाई में भी अत्यधिक खर्च होता है, तो इस पे भी सरकार को एक तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये जो देखिए, गन्ना की अपनी एक अर्थव्यवस्था है और वो एक जटिल अर्थव्यवस्था है। इसीलिए गन्ना के लिए अलग मंत्रालय भी होता है, वो कृषि मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही जटिल है। तो इसको लेकर के सरकार जो अभी योजनाएं बनाई हैं, वो केवल पूंजीपतियों को या कंपनी के मालिकों को आकर्षित करने के लिए, किसानों को भी कुछ वादा होना चाहिए। दूसरी बात है कि गन्ना उत्पादन में किसान को सरकार क्या सहयोग करेगी जिससे वो प्रोत्साहित हो सके, ये भी होना चाहिए। उनको भी उत्पादन में कुछ सहयोग होना चाहिए। और सबसे बड़ा सहयोग जो है वो सिंचाई को लेकर के है। अगर आप देखें कि मई और जून के महीनों में तो गया, दरभंगा में, पटना के कई इलाकों में जो धान की खेती होती है, जो इस वक्त हो रही है, वहां भी भूमिगत जल के उपयोग का, जो ट्यूबवेल कहा जाता है, उसके उपयोग को लेकर के सरकार रोक लगा देती है। गया में तो पिछले 6-7 सालों में धान की जो पटवन है वो ट्यूबवेल के जरिए यानी जो भूमिगत जल है उसके जरिए नहीं हो सकता है। तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती है। उसके लिए पुलिस छापेमारी भी करती है कि कौन चोरी छुपे ट्यूबवेल चला रहा है। और किसानों की पूरी जो निर्भरता है वो नहर के पानी से होता है, जो कि ज्यादातर इलाकों में पर्याप्त नहीं है। अगर आप पटना जिले के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पिछले 4-5 साल से ज्यादा हो गए नहर की पानी से धान पैदा किए हुए। अगर आप देखेंगे कि बिहार में ऐसे कितने गांव हैं जहां पे नहर की पानी या नदी की पानी के बिना धान की खेती होती है, तो ऐसे गांवों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो वो लोग तो भूमिगत जल पे ही निर्भर रहते हैं और वो भी पुलिस से चोरी छुपे करके। ऐसी परिस्थितियों में सरकार गन्ना उत्पादन किसान गन्ना उत्पादन कैसे कर पाएगी? तो सरकार को कुछ निर्णय किसानों के लिए भी लेनी चाहिए, कुछ वादा उनको करना चाहिए ताकि वो गन्ना की खेती करने के लिए जाए। अगर चीनी मिल खुलता है, किसान गन्ना की खेती की तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से इससे रोजगार मिलेगा। इससे केवल चीनी ही नहीं, इससे बायोगैस भी होता है, इथेनॉल भी होता है, ग्रीन एनर्जी भी होता है। तो अभी देखिए कि बिहार में जो इथेनॉल नीति आई, कई फैक्ट्रियां खुली लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। कई लोग लोन भी ले लिए लेकिन अब कोई लोन लेके बैठ गए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठ गए। पूरे तरीके से बिहार में अगर आप देखेंगे कि कितने इथेनॉल की कंपनियां हैं जो खुली हैं और उत्पादन भी कर रही हैं और वो बेच भी रही हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम है। तो जो हाल इथेनॉल की नीति में हुआ, क्या वही गन्ना नीति में होगा? अगर 25 चीनी मिल खोलेंगे तो क्या सबके सब काम करें? सबके सब काम करें, यहाँ से चीनी का, इथेनॉल का, बायोगैस का, ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो, उसकी बिक्री हो, तो निश्चित रूप से बिहार की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और हर चीनी मिल के आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में जो किसान होंगे उनका जीवन भी खुशहाल होगा। उनको एक बड़ा मार्केट बहुत नजदीक में मिल जाएगा, तो ये निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायक होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जो बिहार का चीनी मिल का जो नीति है सरकार की, कहीं ये इथेनॉल नीति की तरह ही इथेनॉल नीति की तरह ही ये कहीं फ्लॉप ना हो जाए। बिल्कुल
सर, पीएमसीएच के पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पद से हटा दिया है और आरोप है कि जिस तरह से 23 जून को वो बिना सूचना ड्यूटी से गायब थे और जांच में उनके प्राइवेट क्लिनिक में होने की बात सामने आई। डॉक्टर सिंह ने इस पर कहा कि वो हादसे की वजह से अस्पताल नहीं पहुंच पाए और बिना उनका पक्ष सुने कार्रवाई कर दी गई है। उन्होंने इसे पॉलिटिक्स और बदले की कार्रवाई बताया है और अब उन्होंने सीएम से एक गुहार लगाते हुए वीआरएस की मांग की है और पूरे मामले की निष्पक्ष सुनवाई की अपील की है। तो क्या बिना डॉक्टर के पक्ष सुने इतनी बड़ी कार्रवाई करना सही माना जा रहा है, ऐसा सवाल उठ रहा है? और अगर जांच में निजी क्लिनिक में होने की बात सही है तो क्या सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से जायज है? क्या ये सिर्फ अनुशासन का मामला है या इसके पीछे भी कोई प्रशासन और राजनीति का एंगल दिखाई दे रहा है? देखिए, जो डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने कहा है कि बिना बताए मंत्री जी आए हैं और निरीक्षण किए। पहली बात तो है कि औचक निरीक्षण में किसी को बताया नहीं जाता। बिल्कुल। औचक निरीक्षण होता ही है बिना बताए करने के लिए। दूसरी बात, उन्होंने बहुत मीडिया में आके लंबा चौड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं आग से जल गया था, इसलिए मैं घर पे हूँ। और उन्होंने सरकार को बताया कि कुशासन की सरकार है, जो बिना जाने कि मेरी स्थिति कैसी है, मेरे कैसे हालात हैं, मैं अपने घर पे हूँ, घर पे ही क्लिनिक है, तो मैं घर पे ही रह रहा हूँ, घर से बाहर तो जा नहीं सकता। और मैं जिस गाड़ी का उपयोग करता था वो घर पे लगा था, तो इसी के बहाने ये कह दिया गया कि मैं क्लिनिक में काम कर रहा हूँ। मेरी स्थिति बिना जाने ही मंत्री ने मुझे मेरे पद से ट्रांसफ़र कर दिया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब मतलब आसमान पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता है, मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। और उन्होंने वीआरएस का एक आवेदन दे दिया। लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया है, उस तर्क में कई ऐसे बिंदु हैं। एक तो औचक निरीक्षण किसी को बताए होता नहीं। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच पहुंच के जब वो नहीं थे तो उनको कॉल भी किया और उस कॉल का ना तो जवाब आया। अगर वो घायल थे तो उनके जगह पे उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति घायल होता है, ठीक है, उनके साथ दुर्घटना हो गई, लेकिन प्रायः सरकारी नौकरियों में या सरकारी ही नहीं प्राइवेट भी नौकरियों में जहाँ पे जवाबदेही के साथ व्यक्ति काम करता है, अगर कोई दुर्घटना घटती होती है तो अगर वो व्यक्ति खुद न हो तो उसके परिजन के द्वारा बताया जाता है। इन्होंने कहा है कि औचक निरीक्षण से एक दिन पहले उनके साथ हादसा हुआ, यानी 23 जून को हादसा हुआ है। 23 जून को औचक निरीक्षण हुआ, 22 जून को हादसा हुआ है। जी, तो वो उनके परिजन के द्वारा बताया जा सकता था। दूसरी बात है कि वहाँ पे जाने के बाद इनको कॉल भी किया गया और कई लोगों ने भी प्रयास किया। दूसरी बात है कि इस घटना की कोई सूचना वो नहीं थे, उन्होंने हॉस्पिटल को भी नहीं दी थी। हॉस्पिटल में इस बात की कहीं कोई सूचना नहीं कि वो छुट्टी लिए हुए थे। अगर उनके साथ हादसा हो गया तो अगर वो सूचना देकर के छुट्टी लेकर के रहते तो भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई तर्क नहीं है कि निशांत कुमार का जो निर्णय है वो कानूनन गलत है। दूसरी बात ये है कि वो जले हुए हैं, ये भी अगर उनके आरोप को ध्यान में रखा जाए तो ये भी मेडिकल जांच का विषय है कि वो किस स्तर तक जले हैं, वास्तव में जले हैं या नहीं, किस स्तर तक जले हैं, क्या उस स्तर तक जले हैं कि जिसमें व्यक्ति मोबाइल पे भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर है। तो इसका भी किसी भी घटना का एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, किस लेवल तक जो घायल है, जो मरीज है, वो किसी से बातचीत करने की स्थिति में है या नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा है, ताकि ये भी जाना जा सकता है कि उनका जो आरोप है, उस आरोप में कितना दम है। दूसरी बात ये है कि निशांत कुमार वहाँ पे गए, ये नहीं मिले, इनको बदल दिया गया। इन्होंने 26 तारीख को ये यानी आज ही इनका तबादला बेतिया में कर दिया गया है। तो 23 और 26 के बीच में 24 और 25 तारीख तक इन्होंने अपने पक्ष में विभाग को क्या बतलाया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन्होंने कहा कि मंत्री जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फोन नहीं उठाया। जरूरी नहीं कि मंत्री ही आपकी बात सुने। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होता है तो संबंधित विभाग में अपनी बात कही जाती है। हर बात पे इस बात को लेकर के किसी के मन में कोई ईगो नहीं होनी चाहिए कि सीधे मंत्री ही मेरी बात सुन ले, मंत्री से ही मेरी बात हो जाए। मंत्री की कार्रवाई, मंत्री और औचक निरीक्षण किए
इसके बदले में संबंधित विभाग को अपने बारे में भी बताना चाहिए था। इसको ये डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह ने नहीं बताया। दूसरी बात है कि ये जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, तो पीएमसीएच में खेमेबाजी तो है। पीएमसीएच में डॉक्टरों का ग्रुप है, उसकी खेमेबाजी है और रह के उभर के सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे थे और सरकार पे कुशासन का, भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे थे और अपने आप के बारे में बता रहे थे कि हमने जितना किस गंभीर हालत में और पीएमसीएच की बिगड़ी हुई हालत में हमने पीएमसीएच को जितना दिया है, उसके बदले में ये सरकार या मंत्री जो जी हैं वो हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं है। तो इस तरीके से उनके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो अब तक किया उसमें एक संवेदनशीलता की नजर से देखी जाए, जबकि विभागीय कार्रवाई इस तरीके से नहीं देखती है। तो ये एक पहलू है। दूसरी पहलू ये है कि अगर इसके राजनीतिक पहलू में जाएं तो ये तो तय है कि पीएमसीएच में डॉक्टरों की अपनी खेमेबाजी है। अगर आप आम तौर पे गौर करेंगे तो कई स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच में गए थे। कभी महागठबंधन की जब सरकार थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो तेजस्वी यादव भी जाया करते थे। जब कोई मंत्री औचक निरीक्षण में जाता है तो उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रायः नहीं होते हैं। हालांकि ऐसी कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है, ये तो मंत्री का अपना मन है, निर्णय है, चाहे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो भी सकता है, लेकिन प्रायः नहीं जाता है। इसलिए चूंकि अगर मंत्री जी ईमानदारी से औचक निरीक्षण कर रहे हैं तो चाहते हैं कि उनके जाने की सूचना लीक ना हो। इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं निशांत कुमार के साथ हैं। इसका एक और राजनीतिक पहलू है। निशांत कुमार, यही निशांत कुमार हैं, जब मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल में आगजनी हुई थी तो उस पे उनका कोई बयान नहीं आया था। मीडिया वाला उनसे सवाल पूछता रहा और वो दिल्ली चले गए हाथ जोड़ करके। आज वही निशांत कुमार हैं जो औचक निरीक्षण करते हैं और बहुत ही तेजी से कार्रवाई भी करते हैं। तो निशांत कुमार की जो ये सक्रियता है, ये सक्रियता के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या पार्टी के संगठन में सक्रिय न होकर के उनको विभाग में ही सक्रिय होने और विभाग में ही इंगेज रखने की कोई जदयू के नेताओं की कोई ऐसी नीति है क्या? देखिए, अभी एक खबर और है, थोड़ा हम इस संदर्भ से लखट के बता रहे हैं कि एक खबर आ रही है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जदयू के कुछ लोग ये चाहते हैं कि उसमें नीतीश कुमार भी मंत्री बने। यद्यपि नीतीश कुमार नहीं चाहते। नीतीश कुमार का जो कद है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी पदों से ज्यादा बड़ा है। प्रधानमंत्री का पद है वो नीतीश कुमार को मिल नहीं सकता। शेष जितने भी मंत्री का जो पद होता है, इससे बड़ा कद नीतीश कुमार का है, तो उस पे उनको जाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जदयू में कुछ नेताओं का ऐसा ग्रुप है जो चाहता है कि उन्हें मंत्री पद मिले, ताकि वो बिहार से दूर रहें और बिहार की जो राजनीति, वो राज्यसभा जाने के बाद भी जिस तरीके से बिहार में है और उनके आवास पे लोगों का मिलना जुलना वो तांता अभी लगा ही है, वो खुद बिहार के भ्रमण में जा रहे हैं। तो जदयू के कुछ लोग चाहते हैं कि वो केंद्र में जाएंगे तो केंद्र में इंगेज हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या निशांत कुमार को भी विभाग में इंगेज किया जा रहा है? मैं इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री, बतौर स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल में जाना, निरीक्षण करना, ये तो कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसका एक राजनीतिक परिदृश्य ये है कि उनको विभाग में इस तरीके से इंगेज किया जाए कि वो पार्टी में ना है? खैर, ये तो एक राजनीतिक पहलू हुआ, लेकिन दूसरी बात यह है कि निशांत कुमार सक्रिय हो रहे हैं और वहां वो इस निर्णय के तुरंत बाद वो संजय झा के पास जाते हैं। उसका भी फोटो संजय झा के द्वारा ही सोशल मीडिया पे लगाया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि पार्टी के संगठन और जनहित से संबंधित मुद्दों को लेकर के इनसे बातचीत हुई है। तो निशांत कुमार की जो निष्क्रियता को लेकर के बिहार में जिस तरीके से चर्चा थी, उस इमेज को तोड़ने के लिए निशांत कुमार अब सक्रिय हुए हैं और वो अपने विभाग में सक्रिय, उनकी विभागीय सक्रियता बढ़ी है। देखने वाली बात है कि जो सक्रियता है वो आगे कायम रहती है या नहीं। एक और बात है, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है वीआरएस देने की। ये वीआरएस मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, और इनको तो पद से कोई हटाया तो नहीं गया है, निलंबित तो किया नहीं गया है, इनका ट्रांसफर बेतिया में कर दिया गया है और यहीं पे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गीता सिन्हा, उनको प्राचार्य बना दिया गया है। तो इनका जो ट्रांसफर जो किया गया है, क्या सम्राट चौधरी हस्तक्षेप करके उसको हटा सकते हैं? ऐसा करेंगे या नहीं? अगर ऐसा करते हैं तो भी एक संकेत होगा कि विभाग में निशांत कुमार का जो निर्णय है वो कितना चल पाएगा, क्या उसमें सम्राट चौधरी का हस्तक्षेप हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो अभी आने वाले 2-3 दिनों में और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि निशांत कुमार किस तरीके से विभाग में सक्रिय रहेंगे या सिर्फ एक पीएमसीएच में घूम लिया और यहीं तक उनकी जो सक्रियता है यहीं तक सीमित रह जाएगी।
बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है सर, नीतीश कुमार और निशांत कुमार को लेकर कि जिस तरह से उनके विभाग में सक्रियता बढ़ी है निशांत कुमार की, और जेडीयू के कुछ नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी उसी तर्ज पर दिल्ली में ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएं, बजाय इसके कि जेडीयू में उनकी सक्रियता बढ़े। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपका इस चर्चा पर क्या कहना है और इस बातचीत पर जो भी राय है आपकी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।